स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जी, हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को एक्सपैंड करके सीखते हैं, बिकॉज यही हमारा ऐसा पार्ट है जिस पर हमने बहुत अच्छे से वर्क कर लिया। तो एंटायर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे चल रहा था, और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अराइज होता है, किस वजह से होता है, और क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद हमारा जो सिलसिला था वो उसके टाइप्स पे पहुंचा था कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की कहानी क्या है। अब ध्यान से देखो कि जो लास्ट क्लास में था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट को और ब्रॉड तरीके से पढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान से, अगर बेटा जी अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, थोड़ी सी चीजों को सीखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है। यहां देखो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या करा बेटा जी, आपको ये मैंने बना के दे दिया कि आपके पास ये एक कंपाउंड है और इसके साथ एक ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, 3 मेंबर्ड कंपाउंड जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब तक हम ये सीख रहे थे कि सर मेरे पास ये कार्बन एक्स बॉन्ड है, अगर मैंने मान लिया कि ये जो एक्स है ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो आप देख के बता सकते हो। जितनी भी हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख लोगे कि सर इसका प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। तब आप बता दोगे कि सर ये माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वहां से आप चेक कर लोगे। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं कि सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपको मैं इस तरीके की कुछ कहानी दे दूं जहां पर रिंग हो, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी बताइए इनमें से कौन सी रिंग प्लस आई इफेक्ट शो करेगी, इनमें से कौन सी रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। तब ध्यान से देखो बेटा जी, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप उलझ जाओगे। आप कहोगे कि सर मैंने स्ट्रेंथ की तो कोई बात ऐसी मेंबर्ड में करी ही नहीं थी। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो कि कौन सी रिंग इसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगी, कौन सी रिंग इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगी। इसके लिए थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर क्या है कि मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर बेटा जी एक मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग से ये जुड़ी हुई है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो कार्बन है मेरे पास, इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा और ये इससे कुछ इस तरीके से जुड़ रही है और यहां पर भी आपका एक हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं और बेटा जी मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है और यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है, मैं इस बाहर वाले जो बेटा जी एंगल होते हैं उनको हम एक्सो एंगल कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सो एंगल हो गया। और एक होता है हमारा अंदर वाला एंगल, ठीक है, या आप इसे एक्सटर्नल लिख लो, एक्सटर्नल वाले की बात कर रहे हैं, और एक होता है हमारे पास इंटरनल वाला। तो मैं एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल आपको पता है कि 3 मेंबर्ड का ज्यादा होगा, बिकॉज इंटरनल इसका बहुत कम है और इसका इंटरनल थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल एंगल 360 का है, तो जिसका इंटरनल कम उसका एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा, और जिसका इंटरनल ज्यादा उसका एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो आपको पता है कि सर इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो ज्यादा है और इसका जो एक्सटर्नल एंगल है बेटा जी वो थोड़ा सा कम है। अब बहुत अच्छे से देखो, एक बात आप जानते हो कि सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो हम कहते हैं कि सर उसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर और उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और मेरा हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो जाए तब हम कहते हैं कि सर इसका बॉन्ड एंगल होता है 120, बिकॉज यहां पे स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से देखो, इसके बाद अगर मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो बेटा जी यहां पर मेरा एंगल रहता है 109.5 डिग्री, बिकॉज sp3 पर आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो कि जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से देखो, और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस कंपाउंड में एस करेक्टर कितना है, तो आपको पता है एस और पी दोनों मिक्स करके 100% है, तो 1 मोल ऑफ एस है और एक आपके पास पी है, तो बेटा जी यहां पर आपका एस करेक्टर 50% है। अगर मैं इस वाले कंपाउंड में आपसे पूछूं कि बताओ एस करेक्टर कितना है, तब आप देखोगे कि सर एस और P2, एक एस है 2 P है, 100 है टोटल मिला के, तो उसके एवरेज से मैं सोचूं तो 100/3 तो एक पर बनेगा 33.3, तो इसके अकॉर्डिंग
66.6 तो आपके पास पी करेक्टर है और एस करेक्टर बेटा जी आपका 33.3% है। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर एस करेक्टर निकालूं तो बेटा जी इसके अंदर एस करेक्टर मेरा 25% है। ध्यान से देखो, अब आप देख रहे हो कि सर मैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहा हूं तब आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है और बॉन्ड एंगल के साथ साथ आप देख रहे हो कि सर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी आपका डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। यहां पर भाई एक एस है, 3 आपके पास पी है, तो टोटल 4 हो गए। 100/4 इज इक्वल टू 25, तो एक एस को 25 मिलेगा, बाकी पी के 3 है तो 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75% हमारे पास पी करेक्टर है। ध्यान से देखो, अब यहां से आप एक रिलेशन बना सकते हो कि सर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सर जब हम एस करेक्टर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, एस करेक्टर घटाएंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। इसके बाद एक बात और हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ेगी? ध्यान से देखो कि अगर एस करेक्टर बढ़ा तो कहानी क्या होती है? एस करेक्टर का मतलब एस ऑर्बिटल का करेक्टर बढ़ रहा है और एस ऑर्बिटल का करेक्टर बढ़ने का मतलब कि स्ट्रक्चर स्फेरिकल फॉर्म में जा रहा है। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर बेटा जी इस तरीके से, मानो इधर मान लो कि एक मेरे पास पी वाला डंबल है और एक मेरे पास एस करेक्टर है। अब मैं पूछूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको और यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका न्यूक्लियस यहां पर है, इसका न्यूक्लियस यहां पर है, तो बेटा जी ये डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम होगा। तो जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच सकता है, तो जिसके पास एस करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखो कि सर इसका एक्सटर्नल एंगल ज्यादा है तो इसका एस करेक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। और सर इसके अंदर अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो बेटा जी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो अपने आप वो जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। तो बेटा जी ये जो है आपके पास ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जितनी रिंग छोटी होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताऊं, यहां पर अगर मैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताऊं तो 3 मेंबर्ड रिंग का सबसे ज्यादा, फिर 4 मेंबर्ड रिंग, फिर 5 मेंबर्ड रिंग और फिर 6 मेंबर्ड रिंग। तो बेटा जी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपका काम हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट्स हो बेटा जी हमारे टेलीग्राम या फिर हमारे इंस्टाग्राम के आपको लिंक मिल जाते हैं उनके अकाउंट्स के, तो वहां जाके आप हमसे क्वेश्चंस अपने डाउट सारे डिस्कस कर सकते हो। चलो देखो इधर ध्यान से। अब इसके बाद सर एक तो मैंने आपको रिंग टाइप में दिखा दी इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी क्या रहती है। अगर मैं दूसरी बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात का सिलसिला क्या होगा हमारे पास। चलो दूसरा मैं आपको एक और कंपाउंड देता हूं। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो नॉर्मल से कंपाउंड में तो दुनिया देख के बता देती है सर किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन मैं तुम्हें एबनॉर्मल केसेस बता रहा हूं कि कहानी कहां ज्यादा होगी, कहां की कहानी अलग होगी। ध्यान से देखो, ये मुझे दे दिया और दूसरी तरफ मेरे पास बेटा जी यहां पर CH3 है। अब वो कह रहा है कि सर ये मेरे पास एक ग्रुप है और ये मेरे पास एक ग्रुप है, मुझे बताओ कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई है या फिर ये माइनस आई शो करेगा। फिर दिमाग लगाओ कि सर अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं, क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मल कंडीशन से देखोगे तो स्ट्रेंथ में आपको ये नहीं मिलेंगे, आप नहीं देख के बता सकते कि क्या कहानी होगी, ठीक है। अगर मैं
इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो आपको पता है कि कार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब होता है उसके अंदर कार्बन के अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो बेटा जी कैसा आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखो ये कैसा है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर डबल बॉन्ड कहीं पर आ जाए तो बेटा जी ये वाला कार्बन आपका कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब आपने इतना पता कर लिया तो आपका दिमाग चल गया होगा कि सर sp3 और sp2 में अगर मैं इधर जा रहा हूं तो एक तरफ मेरे पास sp2 है, दूसरी कहानी मेरी sp3 की है। तो आप जानते हो कि sp2 में s करेक्टर 33.3% होता है और इसके अंदर S करेक्टर बेटा जी 25% होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका परसेंटेज ऑफ S करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होनी चाहिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। ध्यान से देखो तो सर जो sp3 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बिकॉज उसके पास S करेक्टर कम है। तो सर जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सर जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ध्यान से देखो कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दूसरों से खींचेगा। तो इनके बीच का जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसे बेटा जी ये अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और बेटा जी ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमारे पास एक और वैरायटी का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब देखो इसे लिखो, एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। हो गए, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर मैं आपको कुछ ग्रुप्स लिख के दूंगा, आप मुझे बताओगे कि ये कौन कौन से ग्रुप मतलब कौन कौन से इफेक्ट शो करेंगे। ध्यान से देखो इधर, हाँ तो इधर देखो बेटा जी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो था हमारा, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा ग्रुप आपका प्लस आई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप आपका माइनस आई ग्रुप है। ध्यान से देखो इधर, यहां पर मैंने NO2 ग्रुप लिख दिया, यहां पर मैंने NR3 पॉजिटिव ग्रुप लिख दिया, यहां पर बेटा जी O नेगेटिव ग्रुप है आपके पास, और यहां पर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लिख दिया। ध्यान से समझो, और यहां पर मैंने एक 3 मेंबर रिंग बना दी। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप बेटा जी आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ध्यान से देखो कि ये जितने भी ग्रुप्स में सर्कल कर रहा हूं आपको बताना है कि इन ग्रुप्स में प्लस आई इफेक्ट की कहानी है या माइनस आई इफेक्ट की। ध्यान से देखो इधर, अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन, ध्यान से देखो कि कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं बेटा जी और विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट चेक करूं तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और अगर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इफेक्ट बेटा जी माइनस आई इफेक्ट आपको दिखाई देगा, मतलब कि ये माइनस आई ग्रुप है। दूसरा देखो इधर ध्यान से, अगर मेरे पास NR3 पॉजिटिव है, अब अगर आप बेसिकली देखना चाहोगे तो यहां पे कार्बन है या नाइट्रोजन है, दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा बिकॉज वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन खींचेगा तो सही, लेकिन नाइट्रोजन के पास बेटा जी पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन की भूख अब और बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पहले तो सोच रहा था कि 2-4 इलेक्ट्रॉन खींचूं, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन को पुश करूं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आते उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो इसका भी कौन सा होगा बेटा जी, माइनस आई इफेक्ट की कहानी होगी। ध्यान से देखो, अब मैं आऊं O नेगेटिव की तरफ, तो सर ऑक्सीजन और कार्बन में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये कहानी है तो ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए कार्बन की तरफ से, लेकिन ऑक्सीजन पर बेटा जी ध्यान से देखो एक नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है, और मैंने बताया था कि अगर किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तब बेटा जी उसकी टेंडेंसी देने की नहीं रह पाती, उसकी टेंडेंसी लेने की नहीं रह पाती, उसकी टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को देने की। तो यहां पर
भले ही ऑक्सीजन एटम आपका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के आने से उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की हो गई, इसलिए ये जो O नेगेटिव है बेटा जी, इसका इफेक्ट आपके पास प्लस आई इफेक्ट होगा। और देखो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको दिखाई दे रहा है साइक्लोप्रोपेन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये आपके पास एंटायर 6 मेंबर्ड रिंग है। जब मैंने आपको रिंग के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी बताई थी, तब मैंने बताया था कि जो रिंग बेटा जी छोटी होगी उसके पास माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बड़ी रिंग से ज्यादा होगी। वो क्यों होगी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे क्या होगा कि इसका भी बेटा जी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये भी। अब आप इधर आ जाओ, जब मैं इधर आया तो सर यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल आपको कराया था, और उस एग्जांपल में मैंने बताया था कि सर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा जी, sp3। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा जी, sp2। और आप जानते हो कि sp2 के पास परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू cs3। अब जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये मैंने आपको दिखाया था पिछले एग्जांपल्स में। तो बेटा जी इसमें भी अगर मैं देखूं तो ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी वजह से क्या हो गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है उसकी टेंडेंसी बन जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो बेटा जी ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस का सिलसिला था। अब हम थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो इसे, और अगर आप ये सीख गए कि कहां पर माइनस आर की कहानी, कहां पर माइनस आई की कहानी होगी, कहां पर प्लस आई की कहानी होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा जी, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ और शेयर करता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा खेल क्या है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं कि सर जो हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे, जो मैंने इंटरमीडिएट बताए थे कि हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट होता है, या फिर रेडिकल इंटरमीडिएट। तो ध्यान से देखो कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, और उन एग्जांपल्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे देखो कि CH3, और यहां पर भी मैंने CH3 लगा दिया, ये भी आपके पास CH3, और यहां पर मैंने कार्बोकेटाइन लगा दिया। ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन है CH3, यहां पर भी बेटा जी आपके पास CH3 है, इधर एक हाइड्रोजन है, और यहां पर आपका कार्बोकेटाइन। तीसरा है मेरे पास CH3, यहां पर हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, और बेटा जी यहां पर आपका कार्बोकेटाइन। ध्यान से देखो, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और जो चीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे तो वो पागल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस पे पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, या स्पेशली मैं कहूं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये बेटा जी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है प्लस आई के थ्रू। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, और बेटा जी यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो इस कार्बोकेटाइन को 3 एल्काइल ग्रुप अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन खुद को स्टेबलाइज कर रहा है। दूसरे एग्जांपल पे देखो, सर यहां पर तो सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप यहां से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, एक एल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से देगा। थर्ड एग्जांपल पे चलूं तो यहां पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, और एक ही एल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन को पहुंचाएगा। तो ध्यान से देखो कि कार्बोकेटाइन की जिंदगी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आना ही उसकी स्टेबिलिटी है। तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर बेटा जी 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ये भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस केस में जो कार्बोकेटाइन है वो आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, लेकिन इस केस में बेटा जी और कम स्टेबल होगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ही जना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए। जब आपके एक कार्बन से या कार्बोकेटाइन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों बेटा जी, इसे हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर टर्सरी कार्बोकेटाइन के नाम से जानते हैं। अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो इसे हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, और अगर इस तरीके की कहानी हो तो इसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर
हम इसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको ध्यान रखना है तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होता है वो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और उसके बाद बेटा जी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब ये कार्बोकेटाइन का जो हमारे पास ऑर्डर है ये आप पूरी लाइफ याद रखोगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में एक्सप्लेन करी है ये कहानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलो ये एग्जांपल लिखो। अब दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं। ये तो सर मेरे पास बात थी किसकी? कार्बोकेटाइन की। ध्यान से समझो, ये तो मेरे पास बात थी किसकी? कार्बोकेटाइन की। अगर मैं यहां पर कार्बन अनायन बना दूं, कार्बन आयन बना दिया, यहां भी कार्बन आयन बना दिया। अब कार्बन आयन का मतलब क्या है कि सर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्टेबल तब होगा बेटा जी जब उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप खींचोगे, बिकॉज ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। और जब भी कोई चार्ज स्पीशीज बन जाती है ना तो उसकी एक ही चाहत होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो जाए। नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल होगा? कि जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। और पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल होता है? कि उसे जाके कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बेटा जी ये जो कार्बन आयन है इनकी एक ही चाहत होती है कि इनसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन यहां पर जितने भी ग्रुप लग रहे हैं ये सब अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, मतलब कार्बन अनायन की जिंदगी और ज्यादा खराब हो रही है। इस केस में 2 लोग दे रहे हैं, इस केस में 1 लोग दे रहे हैं। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं कि सर सबसे कम कार्बन आयन कहां पर परेशान है या सबसे कम वो कहां पर स्टेबल है, तो बेटा जी ध्यान से देखो कि यहां तो कार्बन अनायन की हालत पूरी तरीके से खराब है। मतलब एक तो उस पर खुद का नेगेटिव चार्ज और बाकी अड़ोसी पड़ोसी सब उसे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उसकी हालत और खराब। मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बन आयन होता है आपका 3 डिग्री। 2 डिग्री पे 2 लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और 1 डिग्री पे सिर्फ 1। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन को कम मिल रही है वो वहां सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन ठीक है भाई, इनके केसेस में तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो बेटा जी कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री स्टेबल होता है किससे? 3 डिग्री से। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहता है किसका? कार्बन अनायन का। अच्छा इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि सर अब मैं क्या करता हूं, ना तो मैं कार्बोकेटाइन की बात करता हूं ना मैं कार्बन आयन की बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं सर रेडिकल की। जब भी कार्बन पर आपको फ्री रेडिकल दिखाई दे तो पहले ये क्लियर करो कि सर ये रेडिकल कार्बन को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर रहा है या फिर ये रेडिकल कार्बन को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहा है। ध्यान से देखो, कभी भी ये गलती मत करना कि ये इलेक्ट्रॉन देखकर आप समझ जाओ कि सर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया। नहीं भाई, चेक करो कि सर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा कि सर कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, 3 के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है इसका, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉनिकली बेटा जी डेफिशिएंट होता है। तो ये कहानी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं है। ये कैसे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट? और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट को सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से। जो उसे इलेक्ट्रॉन दे वो उसके साथ खुश है, जो उसे इलेक्ट्रॉन ना दे वो उसके साथ खुश नहीं है। तो देखो कार्बन फ्री रेडिकल जो है यहां से 3 लोग इलेक्ट्रॉन देने के भी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बहुत खुश। यहां पे सिर्फ 2 लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा निराश, चलो 2 जनों से काम चला लो। और यहां पर बेटा जी सिर्फ एक ही पर्सन उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो वो इतना ज्यादा खुश नहीं है। तो अगर मैं इसमें कार्बन फ्री रेडिकल के ऑर्डर की बात करूं तो 3 डिग्री कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल बेटा जी हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या रहेगा आपको पता चल गया, कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या रहेगा आपको पता चल गया, कार्बन अनायन का ऑर्डर क्या रहेगा आपको पता चल गया। तो ये हमारे पास कुछ कहानी थी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। बाकी इसका जो एप्लीकेशन है, मैंने फिर कहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा जब हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं इन सारी चीजों को एक ही क्वेश्चन में हमें कैसे देखना है कि इसमें इंडक्टिव भी है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो ये हम इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और इस क्लास में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का सिलसिला खत्म हो गया है। सिर्फ
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हालांकि भी ये नहीं कह सकते कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया रेजोनेंस। बेटा जी अभी मैंने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 10% पढ़ाया, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% है, लेकिन रेजोनेंस और इंडक्टिव का सिर्फ 10% आपको पार्ट मैंने पढ़ाया है। तो कभी हम जेई मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा मैं रेजोनेंस की कहानी का, इंडक्टिव की कहानी का, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी का। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ, और हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।